जनता रहेगा तभी ना वोट देंगे। हमने जिंदा हम तभी ना जाकर बटनों पर हाथे चाहे लाते चढ़ के दबाएंगे। और हमारा बुझा नहीं रहा है कि मैंने जैसे घर से निकले तो कोरोना फैला रहे हैं, जैसे ही प्रशासन को 1000 रुपये का चालान कटा लेंगे बस हमारा शरीर से फूल झड़ने लगेगा। भूख का व्यवस्था कर दीजिए, हमने घर में से नहीं निकलेंगे, दूरा पर नहीं निकलेंगे, लेकिन भूख का ना व्यवस्था करिए। पूरे विश्व को यह मैसेज देगा कि राम है कौन, राम ने किया क्या था, और राम जी का जो है श्री राम जी का उद्देश्य क्या था। ये मैसेज हम लोग पूर्वी चंपारण से देने वाले हैं। अगर जांच होने लगे तो पर डे खाली पूर्वी चंपारण में 1000 निकल सकता है हमको लग रहा है, लेकिन लोग जांचें नहीं कर रहा है। तो जनता जिस दिन चाहेगी कुर्सी पर बैठा देगी, वो बड़ी चीज़ नहीं है, उसके बारे में हमें चिंता नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। अभी चिंता का विषय है बाढ़। स्वास्थ्य मंत्री आके डी हाँक देते हैं, चौथा पांचवा का तो पोजीशन का पुरस्कार भी मिल जाता है सदर अस्पताल को, और जाके देखिएगा तो पिछले 6 महीना से जनरेटर नहीं है। सब लोग कह रहा था कि ज़्यादा आपकी देश के बाद में मोदी जी के देता नहीं, मोदी जी के देता नहीं। जब सब कोई मोदी जी के दे लगता, हम राधा मोदी चाचा जी से थोड़े हारल बनी, हम मोदी जी से हारल बनी। और भगवान लोग अगरबत्ती जला देता है, लोग भ्रष्ट लोग आप दिखाता है भगवान है भगवान है बाढ़ आ जा, हे भगवान है भगवान है भगवान भूकंप हो जा, हे भगवान है भगवान कोरोना फैल जा। चंपारण में रहना है तो भ्रष्टाचार को भूलना होगा, चंपारण में रहना है तो घूसखोरी को भूलना होगा, चंपारण में रहना है तो भ्रष्ट पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार छोड़ना होगा। इसलिए हम विरोध करते हैं गलत काम का, ये हमारे खून में हम विरोध करेंगे। अच्छा काम करिए, पहले ही माला कूद के पहना देंगे। फेरे ना नहीं के देखा, नहीं शंकर भगवान ऊपर से सारा जन के देखा तरे, और उनका जब नसीनू ना आगे तो लोग पानी ना मिली। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबर 24/7 से आज अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत आज हमारे अतिथि हैं बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोतिहारी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रत्याशी, युवाओं के हृदय के धड़कन अनिकेत रंजन पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों की तरफ से। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अनिकेत जी, आप इस क्षेत्र में एक नामी और इस क्षेत्र के लिए आपने बहुत सारा कार्य किया है, नौजवानों के भविष्य के लिए भी कार्य किया है और कोरोना काल में भी आपने बहुत अधिक कार्य किया है। हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि इस कोरोना काल में आपने और आपके तमाम साथियों ने कैसे कार्य किया, लोगों को कैसे जागरूक किया और क्या क्या किया? सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल जो है सबसे बड़ी महामारी चल रही है पूरे विश्व में, और भारत आज के डेट में आपको बता दूं कि 21 लाख पार हो गया है। बिहार में भी लगभग 75,000 हम लोग पार कर चुके हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और जहां यह स्थिति दिन प्रतिदिन भयानक होती जा रही है, वहीं अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार सरकार उसी पे लाचार होते जा रही है। किसी भी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, किसी भी सदर अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में बिहार सरकार के रुई सुई डिटॉल बैंडेज नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। मोतिहारी सदर अस्पताल की अगर बात करें तो बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा जो हमारे मंत्री जी भी डींग हाँकते हैं, स्थानीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री आके डींग हाँक देते हैं। चौथा पांचवा का तो पोजीशन का पुरस्कार भी मिल जाता है सदर अस्पताल को, और जाके देखिएगा तो पिछले 6 महीना से जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, लाइट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, अगर आपातकालीन स्थिति में कोनो मरीज आ गया ऑक्सीजन के लिए, ऑपरेशन के लिए, चाहे आइसोलेशन सेंटर का हुआ, वहां ऑक्सीजन तत्काल एकदम 24 घंटा जरूरी ना होता है भाई, और वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां कोई मतलब लाइटें नहीं है, जनरेटर नहीं, मतलब लाइट कट गया तो पूरा सदर अस्पताल अनहार, और लाइट आएगा तो मतलब लाइट के भरोसे, बिजली के भरोसे आज के डेट में अस्पताल और सरकारी व्यवस्था चल रही है। और आपसे और मेरे से और पूरे बिहार वासियों से यह छुपा नहीं है कि बिजली की कितनी किल्लत चल रही है, कितनी समस्या चल रही है। इसमें कैसे इलाज होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है स्वास्थ्य व्यवस्था में, और ये मंगल पांडे जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो ये कभी भाजपा इनको उत्तराखंड का प्रभारी बना देता है, कभी झारखंड का प्रभारी बना देता है, तो अब वो कहीं का प्रभारी बना देता है। ए भाई, तो जब प्रभारी बनना है तो मंत्री पद छोड़ दीजिए, जाइए प्रभारी बनिए। गरीब न मर रहा है, मजदूर न मर रहा है, किसान न मर रहा है, लाचार असहाय न मर रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, कमजोर वर्ग के जितना भी दबा कुचला है वो न मर रहा है। नेताजी या नेताजी का बाल बच्चा बेटा तो एसी में बैठे ना है, वो अपने आप को आइसोलेट किए हैं ना, सुरक्षित है ना, सुरक्षित रहिए। तो आपकी बार जनता भी अपने आप को सुरक्षित रखेगी, अपना वोट भी सुरक्षित रखेगी, और अपना ताकत भी सुरक्षित रखेगी, अपना अधिकारों को सुरक्षित रखेगी। या नेताजी को बताइए, आइए दूरा पर बताते हैं, सारा जनता तय कर चुकी है पूरे क्षेत्र की।
तो उस दृष्टिकोण से आप ये बताइए कि आपने जैसे कहा अभी कि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ विगत सालों में, आज आपके वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि आप ये बताना चाहेंगे कि आज ये सांसदीय क्षेत्र में माननीय सांसद जी बहुत बार रहे, मंत्री भी रहे, उस दृष्टिकोण से उन्होंने यहाँ कोई विकास किया कि नहीं? आपके नज़र में उन्होंने क्या क्या विकास किया, क्या क्या नहीं किया, इस पर आप दृष्टिकोण चल रहा है? सबसे बड़ा चीज़ है कि चाचा हमारे जो हैं स्थानीय जो सांसद महोदय, पूर्व कृषि मंत्री हमारे चाचा, तो चाचा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्लस साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि चाचा चुनाव जीत गए। चुनाव जिस दिन रिपोर्टिंग हुआ और मुझे मात्र महज 2000 वोट आया था। बहुत लोग कहते हैं कि बड़का चुनाव लड़ना 2000 वोटे आयल, 2000 वोटे आयल, 2000 वोटे आयल लूँ। इस जिले के 2158 लोगों ने हमें सांसद माना। क्यों माना? क्योंकि उनके नज़र में मैं मोदी से भी अच्छा था, राधा मोहन चाचा से भी अच्छा था। और राधा मोहन चाचा को वोट थोड़े ना मिला है। सब लोग कह रहा था कि ज्यादा आपकी देश के बाद में मोदी जी के देता नहीं, मोदी जी के देता नहीं। जब सब कोई मोदी जी के दे लगता, हम राधा मोहन चाचा जी से थोड़े हारल बनी, हम मोदी जी से हारल बनी। तो देश के प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ के हारल गर्व के बात बटे। और बात हमारा जनता पर विश्वास बा, क्षेत्र के गार्जियन पर विश्वास बा, किसान मजदूर पर विश्वास बा। जहाँ 2000 वोट मिलल बा, आगे वाला समय में 2 लाख से जीतल भी जाई, ये एगो अलग मैटर बा। रहल मैटर विकास के चीज़, तो रउआ एगो बात बता दी कि किसान के और कृषि के क्षेत्र में देखल जाए तो 584 को स्टेट बोरी में जो किसान के खेत में पानी पटावे बा वो बंद बा। सरकारी आंकड़ा में 214 को चल रहा बा। तो हम जाके घेराव किए, पूछे कि 214 में से 14 को बताइए कहाँ चल रहा है। कहीं एको को नहीं चल रहा है पूरे जिले में। उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से बांध का मरम्मती करिए, बांध का मरम्मती करिए, बांध का मरम्मती करिए आंदोलन मैं कर रहा था, लेकिन बांध का मरम्मती नहीं हुआ। बांध 2 जगह टूट गया। हर क्षेत्र में हर कदम पर यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री सब लोग फेलियर हुए हैं। कहीं से कोई नहीं, जनता के मन में पूरी तरह से अविश्वास एवं आक्रोश का माहौल कायम हुआ है। हमेशा जहाँ भी हम लोगों को खोजा गया है, आज के में बाढ़ के भी टाइम है तो नेता मंत्री विधायक गायब है। कोरोना काल का भी जैसा आपने देखा होगा, सारे नेता मंत्री विधायक गायब थे। लेकिन चंपारण का एक बेटा, किसान का एक बेटा अपनी जान जोखिम में डाल के, मैंने सोचा कि ठीक है, अगर हमारे एक जोखिम में पड़ने से, हमारे मरिए जाने से अगर 1 लाख लोगों को बचा लेते हैं तो ऐसा शहादत देने को हम तैयार हैं। अभी हमारे मंत्री से विगत दिनों बात हुई थी, यहाँ पूर्व पर्यटन मंत्री और वर्तमान कला संस्कृति मंत्री, हमने उनसे प्रश्न पूछा था कि बिहार में जो विगत दिनों हमेशा बाढ़ आते रह रहा है, बाढ़ आने के 6 माह आदमी काम करता है, कोई कृषक काम करता है, घर बनाता है, मजदूर घर बनाता है, 6 महीना बाद वो तबाह हो जाता है। मंत्री जी ने हमें जवाब दिया था कि हम लोग बिहार के में जो है नेपाल के तराई में है, बाढ़ आते रहेगा, हमें उसको कोई रोका नहीं। हम ये जानना चाहते थे उनसे कि क्या कभी भी ऐसा समय आएगा कि बाढ़ की विभीषिका से हमारी जिला जो है, हमारे यह जिला सुरक्षित हो पाएगा? आप अपने विचार दीजिए कि कैसे जो है सुरक्षित किया जाए, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इसमें हम उनके बारे में क्या कहें। हमारे छोटका चाचा जो है प्रमोद जी, तो छोटका चाचा तो कमाले हैं, उनके बारे में क्या कहें। रही बात कि बाढ़ अबे करेगा, सब चीज़ होबे करेगा, तराई क्षेत्र में है। तो एक चीज़ बता देते हैं, 2017 में जब बाढ़ आया, स्थिति भयानक थी, इतना पानी में अंदर जा के हम लोग छोला चिवड़ा खिलाए थे। 2017 में बाढ़ था, आपदा प्रबंधन के द्वारा वहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किया गया। 2018 में जब बाढ़ आई तो लगभग आपदा प्रबंधन के द्वारा लगभग 150 करोड़ खर्चा किया गया। 2019 में जब बाढ़ आया तो फिर आपदा प्रबंधन के द्वारा फिर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्चा किया गया। 2020 में जब बाढ़ आया है तो अभी भी लगभग आपदा प्रबंधन के द्वारा लगभग 50, 60, 70 करोड़ खर्च कर दिया गया। मतलब ओवरऑल मिलाया जाए तो 450-500 करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है। और जहाँ हम सिलेक्टेड किए थे बाढ़ का अगर मरम्मती किया जाए, बांध का अगर उस बांध का मरम्मती कर दिया जाए, सुगौली क्षेत्र से लेते हुए नहीं करी पूरे भेरकिया और किया, चकिया हो किया, खैरी जमुनिया वगैरह, भेरकिया वगैरह से लेते हुए वहाँ हिरौलिया बांध तक, इधर गोविंदगंज वगैरह सही से लेके पूरा केसरिया उसरिया के आगे तक बांध का मरम्मती कर दिया जाए तो टोटल हमको लगता है कि 100 करोड़ का भी खर्च नहीं होगा। तो 100 करोड़ ये लोग बांध को की मरम्मती कराने के लिए खर्च नहीं कर सकता है लोग, लेकिन ये लोग 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के नाम पे बांटने का काम करता है लोग। लेकिन मेन चीज वो पैसा 1000 करोड़ बांटा थोड़े है। आपदा जो आता है ना, बाढ़ आना, घर में आग लग जाना, हाई कोविड वगैरह वाला मामला आ गया, ये आपदा किसके लिए है? आपके लिए है, हमारे लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए आपदा है, विपदा है। हम नहीं ला आपदा विपदा है, लेकिन मंत्री ला, सांसद ला, विधायक ला, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी ला, पता है कौन सी है? ये कमाई के साधन है, ये पिकनिक है। एक लोग पिकनिक मनाता है लोग, और भगवान लोग अगरबत्ती जला देता है लोग, भ्रष्ट लोग। आप दिखाता है भगवान है भगवान, अगर बाढ़ आ जा, हे भगवान है भगवान है भगवान, भूकंप हो जा, हे भगवान है भगवान, कोरोना फैल जा, हे भगवान है भगवान, आग लग जा, हे भगवान है भगवान, ताका गिर जा। ये माहौल है। ये लोग
मनाता है कि आपदा आए और आपदा का जो पैसा आता है उसमें वो लोग लूट मचाए, ऐश करे, लूटे, भ्रष्टाचार करे, उसमें से पैसा चुराए, तनका होने दी, तनका है न दी, तनका है न दी, तनका होने दी, बाकी पॉकेट में रखिए। ये गिलास दूध है, ये टेबल पर रखा है कि गरीब के लिए है किसान के लिए दूध है मजदूर के लिए दूध है, पिछड़ा के लिए दूध है, पिछड़ा के लिए दूध है, दलित के लिए दूध है, महादलित के लिए दूध है। हम नहीं पिएंगे, लेकिन ये दूध पीने के लिए दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दबा कुचला वो लायक बनेगा तब न चल के टेबुलवा लंग ले आएगा, तब न दूधवा पिएगा। उसके पैर को तोड़ दिया जाता है, कानून और डर का माहौल बना के उसके पैरों में बेड़ियां लगा दी जाती है ताकि वो टेबल तक नहीं आ पाए और ये दूध नहीं छुए। रजिस्टर में तो दूध चढ़िए गया, दूध तो उठिए गया, पैसा तो उठिए गया, ऐसे तो होइए रहा है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैंने अल्टीमेटम दिया है कि चंपारण में रहना है तो भ्रष्टाचार को भूलना होगा, चंपारण में रहना है तो घूसखोरी को भूलना होगा, चंपारण में रहना है तो भ्रष्ट पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार छोड़ना होगा। नहीं तो हम या तो हम बाहर रहेंगे, नहीं तो जेल में हमको भेज दो। तो हम बाहर रहें तो हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। और हम अकेले नहीं है, आज जिले के एक नौजवान, एक छात्र, मजदूर, दबा कुचला गाँव, गरीब, किसान सब हमारे साथ खड़ा हुआ है, किसी को नहीं करने देंगे। अभी एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो जिला है, ये मोतिहारी जिला, जिसको बापू धाम कहा जा रहा है, ये विश्व के मानस पटल पर इसकी पहचान है। लेकिन ये बताइए कि विश्व के मानस पटल पर पहचानित यह शहर आज विकसित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको विकास की आवश्यकता है। और ये क्योंकि बापू धाम यहाँ भगवान वाल्मीकि भी आए थे, उन्होंने भी कहा, यहाँ रामायण की रचना की। चंपा अरण्य से भी हमारा चंपारण जाना जाता है, और महात्मा गांधी भी यहीं से सत्याग्रह शुरू किए। लेकिन ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो है पर्यटक दृष्टिकोण से विकसित नहीं हो पाया है। केसरिया जो बौद्ध स्थल है उसका भी विकास जो जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है? देखिए, मुख्य कारण इसका हम बता देते हैं। एक छोटा सा हम घर देखिए, जब हम लोग घर बनाते हैं, देखो रूम जब हम लोग का होता है तो एक टेबल लगाते हैं अगल में, उस टेबल पर गुलदस्ता रखते हैं, कहीं दीवार पे कुछ लगाते हैं, पेंटिंग लगाते हैं, इन्हें बॉल लगाते हैं, इन्हें पर्दा लगाते हैं, इन्हें डिजाइन लगाते हैं, सब जगह कोना कोना जब हम लोग तैयार कर लेते हैं, अच्छा तब हम लोग का रूम बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो ये जो अपना बापू धाम जो बापू की जो कर्म भूमि है, चंपारण जिसको कहा जाता है, ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से लेकर अब तक इतिहासों का जिला माना गया है। और ऐसे इसको अगर सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है, तो केवल एक जगह कुछ करने से नहीं होगा। करोड़ों रुपए की लूट होती है मोतिहारी मोती झील के लिए, हर साल मोती झील महोत्सव होता है, मोती झील के नाम पे अरबों खरबों रुपए लूट हो जाती है। लेकिन मोती झील जस का तस रहता है, वो अगर सुरक्षित हो जाए, अच्छा हो जाए। उधर से बौद्ध स्तूप का बात है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, हमने मांग भी किया था कि वहाँ पे अभी तक वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड की सुविधा नहीं है, वो होनी चाहिए। और केसरिया चौक से लेकर के बौद्ध स्तूप तक दोनों तरफ से रोड लाइट होना चाहिए, ताकि वो दिखे कि नहीं है पूरे विश्व स्तर पर केसरिया जो है। चंपारण को अगर विश्व के स्तर पर जाना जाता है, वो केसरिया बौद्ध स्तूप की वजह से जाना जाता है। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद आपको नगर में, मोतिहारी पूरे शहर में कहीं फुटपाथ का निर्माण नहीं है, जो निर्माण हुआ था वो धस गया है। 80% नाला पर स्लैब नहीं है। 200 करोड़ पिछले लगभग आपको 17 से 18 सेशन में नगर परिषद में 97.5 करोड़ रुपए आए। 18-19 सेशन में वहीं 98 कुछ करोड़ रुपए आए, मतलब मिला के 200 करोड़ रुपया होता है। ये 200 करोड़ रुपया नगर परिषद मोतिहारी ने खर्च कहाँ किया? जवाब दे। हम जब पूछ देते हैं तो हम तो खराब है, हमरा में कांट निकलल है, काटवा हल जाता है लोग के, तब क्या पूछते हैं? हमको लगता है कि हम भाड़ा लेके बैठे हैं, भालवा गाँठ देते हैं लोग के। भाई काहे ना, हम पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। कह दीजिएगा नहीं कि तो हाँ 200 करोड़ रुपये आ रहा है, यहाँ खर्चा हुआ, हुआ खर्चा हुआ। रोड लाइट बनवा दिए, पूरा लाइट लगवा दिए, फुटपाथ बनवा दिए, गरीबों के लिए साइकिल स्टैंड बनवा दिए, हेने बनवा दिए। नाला पर कहना स्लैब नहीं है, कहाँ हो गया भाई? स्लैब कहाँ हो गया? मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मोतिहारी शहर में घूमने वाले एक नौजवानों से, एक जिले वासियों से आग्रह है कि आप घूम के देख लीजिए कहाँ नाला पर कहाँ स्लैब है। कुछ तो नेताजी के दरवाजे के सामने ही स्लैब नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे। नेताजी के दरवाजे के सामने ही स्लैब नहीं है नाला पर, तब मोतिहारी, पूरा मोतिहारी का क्या आशा करें उनका से? इसलिए हम विरोध करते हैं गलत काम का, ये हमारे खून में हम विरोध करेंगे। अच्छा काम करिए, पहले ही माला कूद के पहना देंगे। एक प्रश्न हमने और पूछा था, चाहे और लोगों का भी था, कि जैसे हमारा जो अरेराज जो धाम है वो ऐतिहासिक स्थल है, महाभारत के काल से पौराणिक मंदिर है, और उसका विकास जो है अभी ढंग से नहीं हो पाया। तो मैंने पूछा था कि जो रोड का घोषणा हुआ था बहुत पहले, पर्यटन मंत्री रहते हुए प्रमोद जी ने भी घोषणा किया था, और लोगों ने भी घोषणा किया था कि बलुआ चौक से लेके और अरेराज धाम तक रोड का चौड़ीकरण होगा,
सौंदर्यीकरण होगा वह नहीं हुआ। बहुत जिला में बहुत घोषणा मंत्री आते हैं, जैसे कौन कुछ मंत्री अब कहे हैं हमको घोषणा मंत्री कहा गया है, कोई बात नहीं है, तो बहुत घोषणा मंत्री लोग आता है, घोषणा करके रिबन काट के फीता काट के चल जाता है लोग, बस दिखाने के लिए, डाला गया पेपर में छपा गया, हो गया विकास, भले वो हो चाहे नहीं हो। मोतिहारी सदर अस्पताल हो चाहे वहाँ का मामला हो, आपको पूरे अदराज अस्पताल में उस तरह का सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तक का नहीं होता है। ऑक्सीजन की कमी से पिछली बार जब देखे होइएगा 2-3 महीने पहले जो आंदोलन हुआ था, एक बच्चा मर गया था, ये सारी सुविधा नहीं है। तो इस मंत्री जी लोग से, सांसद जी लोग से क्या उम्मीद किया जाए, ऐसा व्यवस्था नहीं। आ रही बात पर्यटन स्थल अरेराज, तो ये तो हमारा गर्व का बात है कि महाकाल सोमेश्वर नाथ जी हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे गौरव का विषय है हम लोगों के लिए। महाकाल जी का जो वहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं, जाके सोमेश्वरनाथ का दर्शन करते हैं, ये हम लोग के लिए गर्व की विषय की है। और उनसे जो चोरी करेगा हेने नंद नहीं के देखा, नहीं शंकर भगवान ऊपर से सारा जन के देखा तरे, और उनका जब दसी नू ना तो लोग के पानी ना मिली, सबसे धोखा बर्दाश्त, भगवान से भी लोग धोखा करे के काम करल बा, आज तक वहाँ के विकास ना भइल। तो का होई, वहाँ के जनता सारा जन के देखता, और पूरा जिला भी देखता, आज शंकर जी से धोखा करिए, शंकर जी उनको से पूछिए ली है। जैसा कि अभी जो खबर आई है, विगत 5 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आपको राम मंदिर निर्माण पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन किया है। 500 साल के इतिहास के बाद, 492 साल के बाद ये पुनः राम मंदिर निर्माण हो रहा है और इसमें पूरा देश हर्षोल्लासित है। आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, ये तो हमारे पूरे देश के लिए गौरव का बात है। और राम मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ पे हम लोगों ने खुशी में दीपक भी जलाएं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, भगवान श्री राम का जय घोष भी हम लोगों ने किया। और राम का मतलब क्या है पता है? राम का मतलब होता है अपने आप में कुछ लोगों को नेतृत्व करके सही दिशा में ले जाने का काम। और राम जी का जो जीवनी है, हम अब एक राय देना चाहते हैं कि राम जी के जीवनी को सभी लोग को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों नहीं हो। ठीक है, भगवान मान के नहीं, दूसरे धर्म से आता भगवान मत मानिए श्री राम को, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्हें पढ़िए, एक राजा के रूप में पढ़िए, एक त्यागकर्ता के रूप में पढ़िए, एक बलिदान देने वाले के रूप में पढ़िए, निश्चित रूप से आपका जीवन संवर जाएगा। ऐसा है श्री राम प्रभु का चरित्र, ऐसा है उनका चरित्र का वर्णन पूरे रामायण में। तो श्री राम जी का जो मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए हमें काफ़ी खुशी है। और इसी के साथ साथ हम लोग भी इस पूर्वी चंपारण में ऐसा श्री राम जी के लिए और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम लोग ऐसा एक घोषणा करने जा रहे हैं जो पूरे विश्व को यह मैसेज देगा कि राम है कौन, राम ने किया क्या था, और राम जी का जो है, श्री राम जी का उद्देश्य क्या था। ये मैसेज हम लोग पूर्वी चंपारण से देने वाले हैं। 10 से 15 दिन में उस चीज़ का हम लोग घोषणा करने वाले हैं और पूरा विश्व जानेगा चंपारण को उस घोषणा के साथ। यानी रामत्व का गुण कैसे विकसित होगा, ये भी लोग जो है रामचरितमानस इत्यादि को पढ़ के जाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक और प्रश्न है, अभी जो हमारे जिले में बहुत सारी समस्याएं हैं और प्रत्येक समस्या को आप जनता की समस्या को लेकर सरकार तक जाते हैं, इस दृष्टिकोण से हम आपको जानना चाहते हैं, अभी जो समय चल रहा है वैश्विक महामारी के चलते, इसमें हमारी जो गरीब जनता है जो 10,000 15,000 का टीवी फ्रिज ये सब EMI पर उठाती है, उनका काम नहीं चल रहा है, वो EMI नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें भी वो सारे माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंस वाले लोग जो हैं चढ़ गए हैं कि नहीं पैसा देना ही। इसके लिए आप क्या कहना? समस्याएं तो बहुत है। जहां तक ये फाइनेंस वाली समस्या थी, किस्त वाली समस्या, जहां तक मोदी जी ने कहा है कि राशन, गरीबों को राशन नवंबर तक दिया जाए, सब्सिडी नवंबर तक, कोविड का भी लगभग संख्या बहुत भयावह रूप में नवंबर तक रहेगा, तो नवंबर तक कम से कम सबको रिलैक्स मिलना चाहिए। ये सारे किस्त वगैरह वाले जो भी EMI वाले हैं उसको सबको स्टॉप करना चाहिए। बाद में हम लोग देखेंगे कमाबे नहीं करेंगे तो किस्त कहाँ से देंगे? घर में से निकल रहे हैं तो 2 डंडा दे के घर में घुसा दे रहे हैं, मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं तो घेर के धो के 2500 2000 1500 सरदा के हिसाब से लूट ले रहे हैं। मैंने हमारा बुझा नहीं रहा है कि मैंने जैसे घर से निकले तो कोरोना फैला रहे हैं, जैसे ही प्रशासन को 1000 रुपये का चालान कटा लेंगे बस हमारा शरीर से फूल झड़ने लगेगा। आप वहां लोगों को रोक रहे हैं कि वो 2 आदमी बैठा है बाइक पे, और बाइक को घेरते घेरते जो 200 लोगों का जो भीड़ लगा ले रहे हैं, तो कोरोना नहीं फैल रहा है, फैल रहा है। अगर सख्त जांच करना है तो सप्ताह में 2 दिन है ना, गुरुवार और रविवार, तो गुरुवार रविवार को ही जांच करिए वाहनों का। पूर्ण लॉकडाउन है, पूर्ण लॉकडाउन, उसके अलावा नहीं निकलेंगे। लेकिन दिन जो रखा गया है उसके बावजूद जो दिन है उसमें तो गरीब निकलेगा ना, ठेला चलाएगा ना, रिक्शा चलाएगा ना, जूता का पॉलिश करेगा ना, होटल चलाएगा ना, मूरी कचरी बुलाई बेचेगा ना, नहीं बेचेगा तो कहाँ से खाएगा? आपका डीलर तो राशन दे ही नहीं रहा है,
1 महीने का दे रहा है, 2 महीने का बेच ले रहा है, डीलर राशन दे ही नहीं रहा है। आप कहने के राशन देंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, आप देवे नहीं करिएगा, उसको कमाने ही नहीं दीजिएगा, तो ईएमआई कहां से देगा? स्कूल वाला जो अपना भी प्राइवेट टीचर थे, उनका स्कूल से पैसा नहीं मिल रहा है, उनका परिवार कैसे चल रहा है? प्राइवेट कोचिंग के एसोसिएशन के जितने भी टीचर हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, उनका परिवार कैसे चल रहा होगा? वो मकान का भाड़ा कहां से दे रहे होंगे? जो भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो पैसा मांग रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं लेगा तो फिर और सब कहां से करेगा? तो सारी चीज की समस्याएं हैं, लॉकडाउन में ये सारी समस्याएं हुई हैं। उसके बाद आपको बता दें बाढ़ की जो समस्याएं हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं कि पूरी तरह से लोगों तक ये जांच का जो विचार है, कोविड जांच, ये नहीं हो पा रहा है, बहुत रेशियो कम है, जांच हो ही नहीं रहा है। अगर कह दे रहे हैं अगर जांच होने लगे तो पर डे खाली पूर्वी चंपारण में 1000 निकल सकता है, हमको लग रहा है, लेकिन लोग जांचें नहीं कर रहा है। कोई जांच कर रहा है तो उसको जाकर जांच है पॉजिटिव है तो होम क्वारंटाइन मान लेते हैं, ठीक है, नीमन आदमी है, बड़का लोग है, अपना घर में क्वारंटाइन हो जाएगी। जमुना के टाट के घर है, जमुना के मड़ई के घर है, वो होम क्वारंटाइन क्यों नहीं होगा? वो तो निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो संपर्क में आएगा, उसके परिवार के लोग निकलेंगे तो नया नया क्षेत्र में भी कोरोना फैल रहा है बड़ा तेजी से अपना जिला में। अब रेशियो हो गया जिला का 190, 200, 185, 160, 170, ऐसा रेशियो पूर्वी चंपारण को हो गया। काफी चिंता का विषय। यहां तक हमने बोला, जिलाधिकारी महोदय से हमने आग्रह किया और आप जज भी कर रहे हैं कि आप अपने आज्ञा दीजिए, हम मात्र 5 लड़कों का टीम बनाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे गांव गांव टोला टोला में जाके। आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हमें कहिए, हम अपने सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अब एक ही इसका दवाई बच गया है, जागरूकता। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। जिले में भी कहीं जहां निकल रहा है वहां क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जा रहा है, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जा रहा है। बगल में लोग गली से निकल जा रहे हैं, मतलब सिर्फ बांस का बल्ला घेर दिया जा रहा है और उधर का व्यवसाय चौपट तो हो ही रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं से उधर से निकल भी जा रहे हैं। मजबूरी है भैया, तो कैसे उसको किसको रोकिएगा? गाड़ी रोक दीजिए, बस को रोक दीजिए, ट्रेन को रोक दीजिए, चलेगा। सबको रोक दीजिए, चलेगा। आदमी को आना जाना रोक दीजिए, चलेगा। मोटरसाइकिल रोक दीजिए, चलेगा। साइकिल रोक दीजिए, चलेगा। पेट नहीं चलेगा। भूखवा को रोक दीजिएगा का? भूख को ना रोक दीजिए, हमने गरीब नहीं निकलेंगे घर से, भूख का व्यवस्था कर दीजिए। हमने घर में से नहीं निकलेंगे, दूरा पर नहीं निकलेंगे, लेकिन भूख का ना व्यवस्था करिए, सब चीज़ का व्यवस्था करें। भूखे का व्यवस्था नहीं करेंगे तो गरीब कहाँ जाएगा? मर जाएं, मर जाएं। कहा जाता है कि भूखे मरने से बेहतर है कि कुछ प्रयास तो करें। कोरोना होगा ना होगा, ठीक है, हम उसका पालन करेंगे, अलगे अलगे रहेंगे, लेकिन कमाएंगे ना, खाएंगे ना, नहीं कमाएंगे तो क्या दे देगा? आज हम हैं, अपना गाड़ी बेच के भी लोगों को चिवड़ा मीठा से लेकर के सब्जी अरेंज करके खिलाना पड़ रहा है। सब कोई तो नहीं है, हम तो प्रयास कर रहे हैं, किसी से मांग के, इनसे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, और व्यवस्था करके हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था करके लोगों को खिला रहे हैं। चलते चलते अनिकेत जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। लोगों में जैसे उत्साह है, लोग कह भी रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसी न किसी विधानसभा से आप आएंगे और चुनाव जीतेंगे, इसकी शुभकामना भी है। आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी, चुनाव का जहाँ तक बात है, विधानसभा चुनाव का, तो वो अलग चीज़ है, अलग मैटर है, उसको हम लोग सोचेंगे। और रही बात जनता का, तो जनता जिस दिन चाहेगी कुर्सी पर बैठा देगी, वो बड़ी चीज़ नहीं है, उसके बारे में हमें चिंता नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। अब ये चिंता का विषय है बाढ़, क्योंकि बाढ़ और कोरोना से बड़ा चुनाव नहीं है। बाढ़ और कोरोना के कहर से बड़ा किसी के लिए सत्ता नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि इस बीच में चुनाव होना चाहिए, निश्चित रूप से वो सत्ता का लोभी है। उसे सत्ता चाहिए, जनता का जान नहीं चाहिए। उसे बस अपनी कुर्सी चाहिए। गरीब जो दबे कुचले हैं, जो लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं और कोरोना से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं, बाढ़ से बचने का उपाय कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए, और जो चुनाव सोच रहा है, निश्चित रूप से वो स्वार्थी इंसान है। हमको चुनाव से भी कोई मतलब नहीं है। हमने सोचा है कि नहीं, पहले हमारा गाँव गरीब भाई जो बाढ़ में डूब रहा है वो बचे, जो कोरोना से जागरूकता के अभाव में जिस पे खतरा मर रहा है उसको जागरूक करें। पहले जनता को बचाएं, मजदूर किसान को बचाएं, क्षेत्र के लोगों को बचाएं। रही बात चुनाव की, जनता रहेगा तबे ना वोट देंगे। हमने जिंदा रह तभी ना जाकर बटानों पर हाथे चाहे लाते चढ़ के दबाएंगे, रहेंगे तबे ना। तो ये सब चीज़ नहीं है। और नेता सबका कौन चीज़ है? ये नेता सबका एगो नियम है, देबो लेबो कम मन बहु खूब, देगा लेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं। हाय 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 हाय, हम तोरा हई कर दी, तोरा हाउ कर दी, तोरा हई कर दी, कुछ ना, ओकरा ला कुछ ना देगा, कुछ नहीं, कहेगा कि बहुत कुछ कर दिए। तो ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता को सारा जनता पहचान रहा है। हमें चुनाव नहीं, हमें गरीबों का जान चाहिए।